Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 जुलाई 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है घग्गर रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट ऑफ ले, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ऑफ गिलगित या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसके बारे में चर्चा पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही है। ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हो चुके हैं। देख पाओगे आप यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है, क्लाइमेट चेंज लिंक टू ग्रीनिंग ऑफ वर्ल्ड्स ओशंस, ऐसा यहाँ पर एक स्टडी ने प्रूव किया है। देखो रिसेंटली एक स्टडी हुई है, उस स्टडी के अंदर पता ये चलता है कि क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, गर्मियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे दुनिया का जो समुद्रों का रंग है वो भी चेंज होता चले जा रहा है, ऐसा यहाँ पर पता चला है। समुद्रों का रंग काफ़ी ज़्यादा हरा हो चुका है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। ऐसा बहुत सारी सैटेलाइट के थ्रू जो इमेजेस आई हैं, उन इमेजेस के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया गया है। अब एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। बाकी अगर आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना है तो उसके लिए परेशान मत होना, लास्ट में मैं आपको पूरा प्रॉपर इसका जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आर्टिकल में बात की जा रही है जलवायु परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव है अब समुद्रों के रंग पर भी पड़ने लगा है। नासा द्वारा अंतरिक्ष से खींची गई तस्वीरों में पृथ्वी के समंदर हरे रंग के दिखे हैं। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, आपको पता है ना। बहुत लंबे समय से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो समुद्रों की वजह से ही हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि समुद्रों का रंग ब्लू कलर का देखने को मिला करता था। लेकिन अब 56% के आसपास हमारे ओशंस का जो कलर है वो बदल गया है, वो ब्लू से ग्रीन हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। 56%, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है। तो यूरो न्यूज़ के मुताबिक पिछले 20 साल यानी 2002 से लेकर 2022 के बीच में जो सैटेलाइट डेटा है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पूरे दुनिया का 56% समुद्र का रंग नीले से बदल कर हरा हो गया है। जो हमारा इक्वेटर होता है ना, बीच का जो बिल्कुल पोर्शन होता है पृथ्वी का, इक्वेटर के आसपास के जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया है। हमारे रिसर्चर्स का कहना यह है कि समुद्र की सतह के हरे रंग से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समुद्र के नीचे रहने वाले जितने भी जीव हैं उन पर क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। समंदर का रंग बदलकर हरा क्यों हो रहा है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। समंदर की जो ऊपरी सतह आपको देखने को मिलती है, उस ऊपरी सतह में क्या मौजूद है इस पर निर्भर करता है कि समंदर का रंग क्या है। पानी में जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, ठीक है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन पानी के अंदर पाई जाने वाली मैरीन एल्गाई है। समुद्र के अंदर एक काई होती है, माइक्रोस्कोपिक मैरीन एल्गाई, बहुत छोटी होती है। कई सारे बाकी जो हमारे समुद्र के जीव होते हैं वो इसको खाने का भी काम करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन को हम लोग माइक्रो एल्गाई का नाम भी देते हैं। इन एल्गाई के अंदर में बहुत सारा क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। तो फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार के माइक्रोब हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है।
अब जिस तरीके से यहाँ पे कलर के चेंजेस हो रहे हैं, हरा होता चले जा रहा है समंदर, ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये एक इंसान को इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है, लेकिन इस बदलाव का सीधा असर समुद्र के नीचे रहने वाले जो जीव हैं उनके ऊपर पड़ता है। अब यूके का जो नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर है, ओशन को लेकर जो काम करता है, उनका एक सेंटर है, ठीक है, बीबी सेल करके। तो उनके कई सारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनने यहाँ पर नासा का डेटा यूज़ किया और डेटा यूज़ करने के बाद में उसकी जांच करने के बाद में उनका कहना है जितने भी हमारे महासागर हैं, इनका जो इकोसिस्टम है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तेज़ी से बदल रहा है। जिस प्रकार से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके पीछे का रीज़न लगातार पोल्यूशन हो रही है, बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से लगातार टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारे समुद्र के अंदर में काफ़ी बड़े बदलाव का। हालांकि जो महासागरों के रंग हैं, हमारे ओशन के जो रंग हैं, इनमें बदलाव का जो मुख्य कारण है वो अभी जो है, मैंने आपको बताया जैसा कि फाइटोप्लैंक्टन एक मुख्य कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर और भी फर्दर स्टडी आगे की जाएगी। अभी भी जो स्टडीज़ हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, पानी में जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, पानी का रंग उतना ही ज़्यादा हरा होगा। ठीक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स एक प्रकार के ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन अभी स्टडीज़ और ज़्यादा यहाँ पर होनी बाकी हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर। रिसर्चर्स का कहना यह है कि कम से कम 40 साल तक हमें इन ओशंस के ऊपर नज़र रखनी होगी। उसके बाद रंग बदलने के ट्रेंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है हमको, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ओशन एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है हमारे पृथ्वी का। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दिया है। बताया कि 56% के आसपास जो वर्ल्ड ओशन है वो यहाँ पर उसका कलर चेंज होता चले जा रहा है, और मेजरली कहाँ कहाँ पे हो रहा है। इस स्टडी के हाइलाइट्स के बारे में बताया, सैटेलाइट का डेटा यूज़ किया वो मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में समझाया। ठीक है, कलर चेंज के पीछे का रीज़न जो फाइटोप्लैंक्टन है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट हैव नर्सिंग कॉलेजेस, हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा शो। हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डेटा निकल कर आया है उसमें यह दिखाया गया है कि 40% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर में, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर नर्सिंग कॉलेज प्रेजेंट आज के समय में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई है ताकि प्रॉपर नर्सिंग कॉलेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इक्वल कर सकें। अब आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह है कि आज के समय में जो पूरे इंडिया के अंदर में 42% के आसपास जो आज के समय के नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो एग्जिस्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, तो 42% इंस्टीट्यूशंस केवल और केवल 5 हमारे सदर्न इंडिया स्टेट्स के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं ना, वो 5 स्टेट्स के अंदर में केवल वही 5 स्टेट में 42% के आसपास ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, वो हैं। उसके अलावा ऊपर जो पूरा इंडिया हमारा रह गया, नॉर्थ इंडिया रह गया, वेस्टर्न स्टेट्स हो गए, है ना, यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कॉलेजेस हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। 42% इंस्टीट्यूशंस केवल साउथ में हैं और 17% केवल यहाँ पे वेस्टर्न स्टेट में है। और इंडिया के पास में लगभग 35 लाख के आसपास आज के समय में नर्सेस हैं। इंडिया में 35 लाख नर्स हैं, और 35 लाख नर्स का अगर डेटा निकालें तो मतलब इंडिया में हर 1000 लोगों के लिए केवल 2.06 नर्सेस अवेलेबल हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली बोलता है कि हर 1000 पर्सन के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 3 नर्सेस होनी चाहिए। और ये एवरेज भी है, आज के समय पर कई सारी कंट्रीज़ में ये वाला डेटा फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ पे नर्सेस की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम है अगर हम इसको कंपेयर करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली बताया गया कि हमारे देश में 40% डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी कोई भी ऐसा नर्सिंग कॉलेज नहीं है। तो इसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने एक कोशिश की है। इस पूरी जो ये इक्वालिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा कॉलेज सदर्न स्टेट्स में, नदर इंडिया में नहीं है। तो इसके लिए एक नई स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को ओपन करने की बात की गई है अप्रैल 2025 तक। तो आने वाले 2 साल में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को ओपन किया जाएगा। उन कॉलेजेस के अंदर में नर्सेस को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकी उनकी पढ़ाई वगैरह भी यहाँ पर करवाई जाएगी। बाकी नॉर्थ इंडिया के अंदर में जो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर में ये नर्सिंग कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं।
अभी जो केवल 42% मतलब हमारे पूरे देश के 42% जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो केवल और केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना में प्रेजेंट है, यानी कि हमारे सदर्न स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। बाकी 17% कॉलेजेस हमारे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रेजेंट हैं। बाकी 2% और नर्सिंग कॉलेजेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की स्कीम स्टार्ट की गई है, जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 157 नए कॉलेजेस को ओपन किया जाएगा आने वाले 2 सालों के अंदर में, और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक का कॉलेज को एक सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, इस स्कीम को बढ़ाने के लिए जो भी हमारी राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को क्या करना है, अपना जो प्रपोजल है वो यहाँ पे जारी करना है सभी कॉलेजेस के लिए। ठीक है, कि जो नए नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है, इसके लिए एक प्रपोजल जारी करना है। प्रपोजल जारी करने के साथ साथ एक स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी बनानी है। वो कमेटी सारा काम देखेगी, प्रोग्रेस देखेगी कि किस प्रकार से काम चल रहा है और कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, ये कॉलेजेस को कैसे बनाया जा रहा है। समझ गए? तो ये यहाँ पर हमारा डेटा निकल कर आया, तो एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा है। मतलब ये ना आर्टिकल ऐसा है जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। इंटरव्यूज में भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बड़ा हमारा जो कमी है वो क्या देखने को मिल रही है, आपको क्या चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि नर्सिंग का शॉर्टेज प्लस नर्सिंग कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज के पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ और डेटा है जो कि आपने पता होना चाहिए। जैसे इंडिया के जब हम लोग हेल्थ केयर क्राइसिस की बात करते हैं तो पहला क्राइसिस यही आता है कि भारत के अंदर में जो नर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, जबकि WHO ने बोला है कि हर 1000 लोगों के लिए कम से कम 3 नर्सेस होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में क्या है, 1000 लोगों के लिए केवल और केवल 2 नर्सेस प्रेजेंट हैं, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन के आसपास हो जाएगी। तो हमें एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हम उस सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं। अब ये स्कीम लेकर आई गई हैं, वो धीरे धीरे वर्क करेंगी। और मैं आपको बता ही चुका हूँ 40% से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस केवल सदर्न स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये डेटा दिया, या आप PDF से डाउनलोड कर लेना, आपको नोट्स के फॉर्म में डायरेक्टली ये हेल्प करेगा। बाकी यहाँ पे आर्टिकल में एक चीज़ और बोली जाती है, हमारा मकसद केवल ये नहीं होना चाहिए कि कॉलेज को बना दिया जाए, केवल इतना ही मकसद नहीं रखना है कि कॉलेज बना दिया जाए, वहाँ पे लोगों को नर्सिंग करवा दी जाए बस। इसमें हमें फोकस करना होगा कि जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पे जो नर्स हैं उनको स्किल्स भी सिखाई जाएँ, क्योंकि मैटर जो करता है वो स्किल्स है। नहीं तो फिर जो आप पढ़ोगे वो केवल आपकी डिग्री है। अब डिग्री लेने के बाद अगर आपको कुछ आएगा नहीं, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास में कोई स्किल्स नहीं होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी मेडिकल नर्सेस को लेकर इनकी स्किल्स को और ज़्यादा यहाँ पर रिफाइन करना होगा, उसके ऊपर और ज़्यादा वर्क करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडियन नर्सिंग एजुकेशन जो पूरा सिस्टम है, इसको ज़रूरत है अपने आप को समय के साथ में बदलने की। जिस प्रकार से मेडिकल सेक्टर के अंदर में टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, उस प्रकार से हमें आगे बढ़ना होगा। इससे क्या होगा, काफ़ी सारी जो नर्सेस हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, स्किल्स गेन होंगी, उसके बाद वो इंडिया से बाहर जाके भी वर्क कर सकती हैं। और अभी भी कई सारी नर्सेस हैं जो कि बाहर के अलग अलग देशों के, यूरोप के, अमेरिका के, वेस्ट एशिया के हॉस्पिटल्स के अंदर में सर्व कर रही हैं। ठीक है, वहाँ पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, फिर वो यहाँ पे कुछ पैसा अपने घर भेजती हैं, इंडिया भेजती हैं। तो इससे जो रेमिटेंस है, ओवरऑल हमारी देश की जो इनकम है वो और ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि आपने केवल फोकस कॉलेज बनाने के ऊपर नहीं करना है, कॉलेज के साथ साथ एक हाई क्वालिटी का ट्रेनिंग प्लस कम्युनिकेशन स्किल प्लस मेडिकल केयर सेक्टर में किस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी की शिक्षा देना, प्लस हर एक इक्विपमेंट यहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाना, इसके ऊपर भी मेजर फोकस होना अति आवश्यक है। समझ गए? अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है, इंडिया क्लाइम्स 7 पॉइंट्स टू 80 ऑन पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर एट टॉप पोजीशन। अब देखो, पासपोर्ट को लेकर एक इंडेक्स आता है हमेशा। अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ये मैंने हेडिंग पढ़ी थी ना, तो मैं एकदम समझ गया है कौन से इंडेक्स की बात की जा रही है। पासपोर्ट को लेकर एक बहुत पॉपुलर इंडेक्स है जो कि हम लंबे समय से पढ़ रहे हैं। 2000 मैंने बता दूं 2020 में, 21 में, 22 में, अब 23 में भी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ लगातार। जितने समय से पढ़ा रहा हूँ मैं पासपोर्ट इंडेक्स को कवर करता आ रहा हूँ इस वाले, और यह है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, आपने हेनले का नाम सुना होगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 आ चुका है। इस इंडेक्स के अंदर बताया जाता है कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट के बिना आप दूसरे देश में नहीं जा सकते। अगर आपको कहीं पर किसी दूसरे कंट्री में घूमना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। पासपोर्ट हमारी सरकार देगी, लेकिन पासपोर्ट के साथ साथ अब क्या होता है
कि आपने जिस देश में एंट्री लेनी है उस देश का मतलब जिस देश में एंट्री लेनी है उस देश की परमिशन लेनी होती है कि हम आपके यहाँ पर आ रहे हैं, आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। वीज़ा बेसिकली एक परमिशन की तरह काम करता है। वीज़ा आप बेसिकली क्या करते हो, एक परमिशन लेते हो उस कंट्री से जिसमें आप जा रहे हो कि हम आ सकते हैं या नहीं है, ठीक है, हम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब आप लोग जिस कंट्री में जा रहे हो उससे परमिशन ले रहे होते हो तो उसके लिए वीज़ा होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होता है पासपोर्ट और वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है। वीज़ा परमिशन के बेसिस पर काम करता है। और आपको पता होना चाहिए दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो ताकतवर पासपोर्ट देखने को मिलेगा, उसकी खास बात क्या होगी? उसकी खास बात ये होगी कि उस पासपोर्ट के बेसिस पर मतलब किसी भी पर्सन के पास में जो सबसे पावरफुल वाला पासपोर्ट होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकता है, बिना परमिशन के जा सकता है। ये पावरफुल पासपोर्ट होता है। तो उस वाले केस में जो इंडिया है वो उसके में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। पिछले साल हमारा जो रैंक था वो था 87 इस इंडेक्स में, और अब की बार जो रैंक है वो 80th हो चुका है, 80वां रैंक हो चुका है, ठीक है। और ये इंडेक्स कौन सा है? जैसे मैंने आपको बताया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यह दुनिया के पासपोर्ट्स का सारा डेटा बताता है। इस इंडेक्स में अब की बार 199 पासपोर्ट्स को कवर किया गया है, जिसमें 80th रैंक इंडिया की है। यह इंडेक्स हेनले और पार्टनर्स के थ्रू जारी किया जाता है। साल 2014 में इंडिया की रैंक 76 हुआ करती थी, और 76 रैंक के साथ साथ यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के पास में इंडिया का पासपोर्ट है तो वो 52 कंट्रीज़ यानी 52 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता था। धीरे धीरे हमारी रैंक घटती चली गई। अब फिर से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। 2023 में ये रैंक 80 हो चुकी है। और अब की बार जो टॉप मारा है इस इंडेक्स के अंदर में वो है सिंगापुर। पिछले कुछ समय से टॉप पोजीशन पर जापान हुआ करता था, लेकिन जापान आप कह सकते हो पिछले 5 सालों से अपनी टॉप पोजीशन को मेंटेन किया, लेकिन इस साल जापान की पोजीशन गिरकर 3rd प्लेस पर हो चुकी है और सिंगापुर टॉप पर आ चुका है। सिंगापुर नंबर 1 पर है, ठीक है। यानी सिंगापुर का पासपोर्ट अगर किसी पर्सन के पास में है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी परमिशन के ट्रैवल कर सकता है। समझ गए? सिंपल बात हो गई। तो नंबर 1 पर आ गया सिंगापुर। नंबर 2 पर जर्मनी, इटली एंड स्पेन, इनकी पोजीशन 2nd है। और नंबर 3 पर जापान तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया। जापान के साथ साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन, ये आपके नंबर 3rd पोजीशन पर हैं। और यूके की पोजीशन और ज़्यादा डाउन हो चुकी है। यूके की पोजीशन 2 पॉइंट से बड़ी है। यूके 4th पर है। नंबर 1 पर कौन है, 2nd पर कौन है, 3rd पर कौन है बता दिया। 4th पर यूके आ गया। और उसके बाद में कह सकते हो जो यूएस है, यूएस की पोजीशन लगातार पिछले कुछ समय से डाउन होती चली जा रही है। यूएस की पोजीशन अभी 2% और घट चुकी है और वो 8th पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। एक समय ऐसा था आज से 10 साल पहले कि यूके यूएस टॉप पर रहा करते थे। इनका पासपोर्ट किसी देश के पास में होता था तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकते थे, क्योंकि इसी को हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। बाकी चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया के रैंक को डिफाइन किया गया है। भारत का रैंक 2006 में 70 से थोड़ा जस्ट नीचे था, फिर यहाँ पे गिरा रैंक, फिर उसके बाद में और यहाँ पर उठा, ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता रहेगा। काफ़ी बार रैंक हमारा सही हुआ, इंप्रूव हुआ, काफ़ी बार रैंक हमारा डाउन होता हुआ नजर आया। समझ गए? अब आगे आते हैं। थोड़ा सा हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में फैक्चुअल डेटा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली कैसा, एक एग्जाम्पल भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ओरिजिनल रैंकिंग देता है दुनिया के पासपोर्ट्स को कि कौन से देश का कितना पावरफुल पासपोर्ट है। इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को किसने बनाया है? इसको क्रिएट किया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन, जो कि हेनले एंड पार्टनर्स के आज के समय के चेयरमैन हैं। अच्छा, अब ये रैंकिंग तैयार कैसे करते हैं? ये डेटा इनके पास आता कहाँ से होगा? तो ये डेटा यूज़ करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। यहाँ से सारा डेटा निकाल कर देन उसके बाद में ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं रिगार्डिंग पासपोर्ट। और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को सबसे पहली बार लॉन्च किया था 2006 में, और इसके अंदर में 199 यानी 199 कंट्रीज़ का अलग अलग जो पासपोर्ट है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जिनकी रैंकिंग ये तैयार करते हैं। समझ गए? अब देखो यूपीएससी ने 2017 में, ज़्यादा कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो कौन सी बॉडी है इनमें से जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को तैयार करती है? इस इंडेक्स को
रेडी करती है, क्रिएट करती है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हो पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना तो इस पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ्स प्लस और इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसा आपने आज के इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाता हूँ, उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वो जो बैकग्राउंड डेटा है, वो जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आप यहाँ पर इस ग्रुप से भी पा सकते हो। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है और उससे ज़्यादा यहाँ पर ईजीएस्ट है कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है। आपको यहाँ पर 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस का पेमेंट करना है, यानी कि आप हमेशा हमेशा के लिए केवल एक ही बार पेमेंट करोगे 499 रुपीज़ का। उसके अलावा कोई भी पेमेंट दोबारा नहीं करना, कोई भी दोबारा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ठीक है। और पेमेंट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिलेगा 8534873368। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में मैसेज कर देना कि यहाँ पर इंटरेस्टेड उस ग्रुप को ज्वाइन करने में। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, एक मैसेज मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा पेमेंट करने का। देन उसके बाद में आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। और इस ग्रुप के बारे में और डिटेलिंग जाननी है तो उसके लिए एक वीडियो इस ग्रुप के रिगार्डिंग इसी चैनल पर अपलोडेड है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को, जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, वहाँ पे आपको पेड ग्रुप डेमो वीडियो लिंक के नाम से एक लिंक मिलेगा। जस्ट उसके नीचे क्लिक कर देना, आपको वो वीडियो दिखाई पड़ेगा। उसमें आप सब कुछ देखने के बाद में अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और वैसे भी 499 रुपीज़ आप चलते फिरते भी कभी ना कभी खर्च कर ही देते हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट होने वाला है और जब आप ग्रुप में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार मेरा जो अमाउंट है वो मेरा 1 महीने में कवर हो गया, 1 महीने मैंने रिकवर कर लिया अमाउंट, ऐसा ही फील होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। बाकी दोस्तों मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक सपोर्ट मिलता है, 5K प्लस का हमारा टारगेट है, प्लीज़ इसको पहुँचा देना। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। वर्ल्ड पेज पर हम आएंगे और वर्ल्ड पेज पर एक लौता आर्टिकल है जो डिस्कस करने लायक है और एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आने वाले समय में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। किसकी? ब्रिक्स की। ये ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की अब की बार आने वाली जो समिट है वो होने वाली है साउथ अफ्रीका के अंदर में। और जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि वो ट्रैवल नहीं करने वाले, इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। वो इस मीटिंग को फिजिकली अटेंड तो नहीं करेंगे, लेकिन जो पुतिन है वो यहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे इस ब्रिक्स समिट के अंदर में। बाकी रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सर्जी लावरोव, वो यहाँ पर इस समिट के अंदर में प्रेजेंट होंगे क्योंकि वही कहीं ना कहीं आज के रशिया के इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर में वो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो साउथ अफ्रीका अब की बार यहाँ पर इस पूरे के पूरे समिट को होल्ड करने वाला है, साउथ अफ्रीका के अंदर में यहाँ पर ये पूरी जो समिट है वो चलने वाली है। समिट अभी कुछ दिनों बाद होगी, तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो ये समिट साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर में होगी ना, इस समिट के अंदर में काफ़ी सारे डिस्कशंस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि ब्रिक्स के अंदर में और भी कुछ कंट्रीज़ को ऐड किया जाए, क्योंकि अभी ब्रिक्स में केवल 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर इसमें कुछ और कंट्रीज़ ऐड करने के बारे में चर्चा की गई है और बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी दिलचस्पी रख रही हैं, इंटरेस्टेड हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने में। बाकी जो दूसरा पॉइंट डिस्कस किया जाएगा वो रशिया यूक्रेन का वॉर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। यूक्रेन ऑब्वियस ही बात है अपनी बात रखने के लिए वो भी कहेगा कि हमें एज अ गेस्ट इन्वाइट किया जाए, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन का वॉर भी यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है कि कैसे यहाँ पर इस वॉर को लेकर जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वो यहाँ पर हम लोग संभाल सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई। लेकिन ये न्यूज़ है, अब इस न्यूज़ का कुछ करना नहीं है। एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा? तो एग्जामिनेशन के लिए आपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जो डेटा है वो निकालना है, अपने डेटा के साथ में लिंक करना है, सिलेबस के साथ में लिंक करना है। तो सिलेबस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज़ ब्रिक्स समिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में जीएस पेपर नंबर 2 में सबसे नीचे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक दिया हुआ है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मैंशनड है। उसके पर्पज़ से आपने ब्रिक्स के बारे में पढ़ना होगा। तो ब्रिक्स नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रिक्स बेसिकली एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब कि जो पूरी फुल फॉर्म है उसके आगे आगे एक वर्ड, जैसे ब्राज़ील का बी ले लिया, रशिया का आर ले लिया, इंडिया का आई ले लिया, तो ये मिलाकर ब्रिक्स बन गया। तो एक्रोनिम इसको बोलते हैं, समझ गए। अब ब्रिक्स के जो लीडर्स हैं, इनकी जो समिट है वो एनुअली होती है, हर साल यहाँ पर इस प्रकार की मीटिंग होती है। ब्रिक्स कोई भी ऐसे संगठन के फॉर्म में नहीं है,
ठीक है, इनकी एनुअल समिट चलती है सुप्रीम लीडर्स के बीच में, जो ये 5 कंट्रीज़ के लीडर हैं, और इन लीडर्स के बीच में रोटेशन चलता रहता है। कभी कोई कंट्री चेयर करेगा इस ग्रुप को, कभी कोई कंट्री चेयर करेगा। 5 ही देश हैं तो आपस में ये अपना रोटेशन चलाते रहते हैं। इस ब्रिक्स के कई सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है 40% पॉपुलेशन इस ब्रिक्स में आती है, क्योंकि इंडिया चाइना ये दोनों ही कंट्री हैं और दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं इस दुनिया के। तो ये जो ब्रिक्स है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करता है। 30% दुनिया की जीडीपी को यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, उसके अलावा टाइमलाइन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो ब्रिक्स समिट है वो कब हुआ था? साल 2009 में हुआ था। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2009 में कहाँ पे हुआ था? रशियन फेडरेशन में हुआ था, जहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया था। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। पता है, एक ज़माने में ये जो ब्रिक्स है ये केवल ब्रिक ही हुआ करता था, इसमें एस नहीं था, यानी साउथ अफ्रीका देश इसमें नहीं था। लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ता है दिसंबर 2010 में, जिसके बाद इस ग्रुप को ब्रिक्स कर दिया गया, इसके आगे एस लग गया। ठीक है, उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है इन्होंने लगातार कई सारी समिट्स अटेंड की। जो थर्ड इन्होंने ब्रिक्स समिट अटेंड की थी वो चाइना के अंदर में की थी, मार्च 2011 के अंदर में। ठीक है, अब ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है इनका आपस में, ये जो 5 देश हैं इनके बीच में कॉपरेशंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, इन 5 देश को यहाँ पर कोऑपरेट करके साथ में मिलकर चलाना इस ग्रुप का मेन पर्पस है। फिर उसके बाद में यूपीएससी ने 2014 में ऐसा एक प्रश्न पूछ लिया था। प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न था ब्रिक्स को लेकर ही। क्या था क्वेश्चन? देखो, विद रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपसे ब्रिक्स को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए और बताना है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि ब्रिक्स का जो पहला समिट हुआ था वो रियो डे जनेरियो में हुआ था 2009 में। सही है? गलत है भाई, बिल्कुल। हाँ, 2009 में ये मीटिंग हुई थी, लेकिन वो रशिया में हुई थी, ना कि यहाँ पे रियो डे जनेरियो के अंदर में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया है रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि साउथ अफ्रीका एक लेटेस्ट कंट्री है या आखिरी कंट्री जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट है। दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। समझ गए? तो पहला जो ब्रिक का समिट हुआ था वो रशिया में हुआ था 16 जून 2009 में। रशिया के अंदर भी एक जगह है येकेटेरिनबर्ग, वहाँ पर यह समिट हुआ था ना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। अगला आर्टिकल बोलता है सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू लिस्ट प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप बिफोर 3 जज बेंच। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैरिटल रेप के बारे में आपने सुना है? सुना तो होगा, कई बार मैंने आपको मैरिटल रेप के बारे में पढ़ाया हुआ है। हमारा जो इंडियन पीनल कोड है ना, इंडियन पीनल कोड के अंदर में जो सेक्शन 375 है, इस सेक्शन 375 के अंदर में रेप की सज़ा के बारे में बताया गया है कि कोई फीमेल के साथ में अगर रेप होता है तो बेसिकली क्या क्या सज़ा होंगी, क्या क्या पनिशमेंट मिलेंगी। लेकिन इसी आईपीसी के अंदर में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, एक छूट दी गई है। छूट किसको दी गई है? मैरिटल रेप को। मैरिटल रेप, मैरिटल मतलब मैरिज से रिलेटेड है। मैरिज से रिलेटेड मतलब कि शादी के बाद अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में ज़बरदस्ती कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, फोर्सफुली, ध्यान रखना, उसको फोर्स करता है अपने वाइफ को, तो वो मैरिटल रेप हम उसको बोलते हैं। लेकिन आईपीसी के अंदर में इस मैरिटल रेप को छूट दी गई है कि ये रेप नहीं है। ठीक है, कि ये रेप नहीं है। इसी वजह से बोला जाता है ये वो कंडीशन है जहाँ पर हमारा कानून रेप को अलाउ करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शादी के बाद की बात हो रही है। शादी के बाद हस्बैंड जब वाइफ को फोर्स करे तो उसको रेप घोषित नहीं किया गया है आईपीसी के अंदर में, उसको एक्सेप्शन यानी अपवाद में रखा गया है। लेकिन यहीं पर एक और कंडीशन है कि अगर जो हस्बैंड है, ठीक है, अगर वो रेप कर रहा है, वो अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पर फोर्स कर रहा है और वाइफ की जो एज है वो 18 से कम है, 18 से कम है, तब यहाँ पे सज़ा होगी। अगर वो 18 से कम है तब यहाँ पे सज़ा होगी, लेकिन 18 से ज़्यादा है तब यहाँ पे हस्बैंड को कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों इस मैरिटल रेप को लेकर कई बार ना बवाल उठा है, बहुत ज़्यादा। पिछले 2 सालों से तो लगातार मैं आर्टिकल्स कवर कर रहा हूँ। क्या बवाल उठ रहा है? लोगों की मांग है कि इस मैरिटल रेप को भी रेप घोषित किया जाए, क्योंकि रेप इज़ अ रेप। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर रेप घोषित किया जाए। अगर हस्बैंड ज़बरदस्ती करता है अपनी वाइफ के साथ में जिसकी 18 से ज़्यादा उम्र है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस हस्बैंड के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अलग अलग कोर्ट के अंदर ये मैटर पहुंचा। कर्नाटका और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में ये मैटर पहुंचा। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो भैया यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों को सपोर्ट किया, यानी जो लोगों की मांग थी कि हस्बैंड को सज़ा मिलनी चाहिए अगर वो ऐसी हरकत करता है, तो
तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसको सपोर्ट किया। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना यह है कि हाँ बिल्कुल हस्बैंड लायबल है अगर वो यहाँ पर अपने वाइफ के साथ में फोर्स के साथ में यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो वो रेप ही कहलाएगा, कर्नाटका सरकार ने बोला। और कर्नाटका के हाईकोर्ट ने बोला, और कर्नाटका सरकार ने कर्नाटका के हाईकोर्ट के इस जजमेंट को सपोर्ट किया। और यहाँ पे कर्नाटका का हाईकोर्ट बोलता है देखो, अ मैन इज़ अ मैन, एक्ट इज़ एन एक्ट, और रेप इज़ अ रेप, चाहे वो किसी के साथ में हो लेकिन वो रेप ही है, चाहे वो हस्बैंड अपने वाइफ के साथ में क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट था। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजमेंट आ रहा था वहाँ पे जो हमारे जजेस हैं उनका स्प्लिट वर्डिक्ट आया। यानी जो जज था एक, उनका कहना यह था कि यार इसको रेप घोषित कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जो जज था उसका कहना यहाँ पर यह था कि नहीं, इसको एक्सेप्शन में ही रखना चाहिए, इसका मिसयूज़ हो सकता है, गलत यूज़ कर सकती है महिला, झूठा चार्ज लगा सकती है महिला, इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बात बोली। तो ऐसा स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया था। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में ये केस पहुंचा था। अब लोगों की मांग यहाँ पर यह है, लोग अपनी पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ज़रा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ इस मैटर के ऊपर बताएं कि क्या करना है मैरिटल रेप का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये केस है, इस केस के अंदर में हमें 3 जज बेंच की रिक्वायरमेंट है। 3 जज बैठेंगे और वो तीनों जज मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैटर पर पूरा डिसाइड करेंगे कि क्या है, मैरिटल रेप को एक रेप घोषित किया जाए, इसको एक्सेप्शन से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। आईपीसी के अंदर में जो सेक्शन 375 है उसमें जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको अपवाद में रखा जाए या ना रखा जाए, इस प्रकार की जो बात है वो यहाँ पर डिस्कस की जाएगी इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही यहाँ पर पूरा का पूरा समझाया गया। अब मैरिटल रेप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैरिटल रेप होता क्या है मैंने आपको बता दिया इसके बारे में सारी चीज़ें, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक हस्बैंड को इम्यूनिटी मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो जो कानून है वो रेप को अलाउ कर रहा होता है, क्योंकि एक एक्सेप्शन दिया गया है, एक अपवाद दिया गया है। अब मैरिटल रेप को लेकर हमारे पास में कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं। प्रोविजन मतलब कि अगर वाइफ की एज 18 साल से कम होगी, ठीक है, 18 साल से कम होगी और हस्बैंड ज़बरदस्ती करेगा तो वो रेप ही कहलाएगा। लेकिन 18 साल से ज़्यादा उम्र होगी तब वो रेप नहीं कहलाएगा, तब उसको एक्सेप्शन में रखा जाएगा। लेकिन जो ये एक्सेप्शन दिया गया, जो अपवाद दिया गया, इसको लेकर काफ़ी विवाद उठता है। इसको लेकर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्या हैं। क्या समस्या है? बोला जाता है कि महिलाओं के जो बेसिक राइट्स हैं, है ना, उनके जो बेसिक हक हैं, उनके खिलाफ चले जाता है। क्योंकि ये एक्सेप्शन सीधा सीधा यहाँ पर, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं वो तो सभी को दिए गए हैं ना, वहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, सभी लोगों के लिए इक्वल है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी लोगों के पास में है। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी सभी के पास में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार का एक्सेप्शन लॉ में होना, ये महिलाओं के इस प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन कर रहा है, उनका वॉयलेशन कर रहा है। समझ गए? तो ये बात उठाई गई। फिर सरकार ने अपनी साइड से स्टैंड दिया। मैं आपको बता दूं सरकार किस फेवर में है। सरकार का कहना यहाँ पर यह है कि इसको रेप नहीं घोषित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि इससे जो मैरिज, जो शादी एक संस्था है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी वैल्यू खत्म होती हुई चली जाएगी। ठीक है, अगर हम इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे, ये जो मैरिटल रेप है इसको अपराध घोषित कर देंगे, हस्बैंड को सज़ा दिलवाएंगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है इस प्रोविज़न का। सरकार कहती है कि जैसा सेक्शन 498 का मिसयूज़ होता है, हैरेसमेंट के केसेस झूठे भी लगते हैं, झूठे केसेस निकल कर आते हैं, जहाँ पर महिलाओं ने कई बार हस्बैंड के पूरे पूरे परिवार को फंसा दिया है। डाउरी के केसेस यहाँ पर लग जाते हैं, दहेज का यहाँ पर जो झूठा केस है वो लग जाता है, या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका झूठा केस लग जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसयूज़ हो सकता है इन चीज़ों का, और कहीं ना कहीं यहाँ पर यह महिला के लिए एक आसानी सा एक टूल बन सकता है अपने हस्बैंड को हैरेस करने के लिए। इसलिए यहाँ पर सरकार इसको सपोर्ट नहीं करती है, ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, तो बाकी आप अपनी राय बता सकते हो कि आप मैरिटल रेप के सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में हो, कि सपोर्ट करना चाहिए मैरिटल रेप को, कि हाँ मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, इसको अपराध घोषित कर देना चाहिए कि वो अपराध हो जाए। बाकी या आप ये सोचते हो कि नहीं, इसको अपराध घोषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करना। जो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। अब ये जो अगला आर्टिकल आपको दिख रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है एयरबस C295 एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो ये जो यहाँ पर आपको प्लेन दिख रहा है ना, ये एक एयरक्राफ्ट है, C295 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। काफ़ी कुछ चीज़ यहाँ पर इसमें आप रख सकते हो। तो इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग अभी यहाँ पर इंडिया के लिए की जा रही है, और इस साल जो सितंबर का महीना आने वाला है ना, इस सितंबर के महीने में इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा।
ठीक है, ये एयरक्राफ्ट आज के समय पर बनाए जा रहे हैं कहाँ पर, सिविल स्पेन के अंदर में। और बोला जा रहा है कि अभी हम लोग डिसाइड ये कर रहे हैं कि हम खुद मिलकर यहाँ पे इस कंपनी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग करें इस एयरक्राफ्ट की, और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर की जाए, और इसका भी टारगेट 2026 तक पूरा होगा। बोला जा रहा है कि पहला ये जो एयरक्राफ्ट है C295 एयरबस वाला, इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और इसको 2026 तक यहाँ पर सितंबर के महीने में डिलीवर किया जाएगा। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर भी मेन फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा पहला C295 एयरक्राफ्ट तो अभी सितंबर में आ जाएगा, बाकी जो दूसरा C295 एयरक्राफ्ट है वो मई 2024 में डिलीवर किया जाएगा। फिर उसके बाद 7 और एयरक्राफ्ट हमें 2024 में मिलेंगे एक एक करके, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इसको लेकर हमने बहुत पहले एग्रीमेंट कर लिया था 2021 में, अब वो एग्रीमेंट धीरे धीरे पूरा होता चले जा रहा है। और इसमें हमारा मेन पर्पज़ है कि हम इस एयरक्राफ्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, और इंडिया में जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो डायरेक्टली और डायरेक्टली 15,000 जॉब जनरेट होंगी, और इनडायरेक्टली यहाँ पर 10,000 के आसपास जॉब जनरेट होंगी आने वाले 10 सालों के अंदर। समझ गए? तो ये यहाँ पर डेटा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आप बगल में देख पा रहे होंगे कि इंडिया ने UN को सपोर्ट किया है ब्लैक सी इनिशिएटिव को लेकर। तो कल मैंने आपको ये आर्टिकल पढ़ाया था, आपको याद होगा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है। रशिया यूक्रेन के विवाद के बीच में इंटरनेशनल लेवल पर जो गेहूं की कमी चल रही है उसकी पूर्ति यहाँ पर कैसे की जा सकती है, कैसे यूक्रेन सपोर्ट कर सकता है ना। तो उसमें यहाँ पर रशिया का जो एग्रीमेंट है वो पूरा हो रहा है अभी। तो आप कल वाला वीडियो प्लीज़ देख लो, और जरी सी देर में आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से आपको ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर नोट्स के साथ में वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं। समझ गए? आगे आते हैं। ना आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। एडिटोरियल डिस्कशन में हमारे पास में इकलौता इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और बहुत यूनिक है। और अगेन ये आर्टिकल भी एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है यहाँ पे राइटर का। तो क्या है वो सारा मैटर वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? आज से 2 दिन पहले मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था। हमारी ग्लोबल लेवल की और नेशनल लेवल की, दोनों लेवल की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज हो चुकी हैं। तो उसी के बेसिस पर आज का मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है, एलोबरेट ऑन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया एंड हाईलाइट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एंड एड्रेसिंग दिस इशू इफेक्टिवली। यानी आपने बताना है कि क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं, क्या क्या मेजर कारण आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से भारत के अंदर में जो बहुआयामी गरीबी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो बढ़ रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर एक इंसान जब गरीबी को फेस कर रहा होता है, एजुकेशन को लेकर, घर अच्छा ना होना, हेल्थ केयर अच्छा ना मिल पाना, खाना अच्छा ना मिल पाना, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को लेकर यहाँ पर वो गरीबी में जी रहा है। तो आपने बताना है क्या क्या चीज़ें हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को इंडिया में इंक्रीज़ कर रही हैं। दूसरा, सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिनका मेन मकसद है कि वो किस प्रकार से यहाँ पर इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को टैकल कर सकते हैं, इससे निपट सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, तब आप 250 शब्दों में आंसर लिखना। क्वेश्चन है, भारत में बहुआयामी गरीबी में योगदान देने वाले कारकों पर विस्तार से प्रकाश डालें। फिर उसके बाद में, और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के उद्देश्य से सरकारी नीतियां और पहलों पर प्रकाश डालें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप वहाँ पे सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, नाउ आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो अंजलि रंगास्वामी जी हैं जिन्होंने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है, और इस एडिटोरियल में बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में? TFSV के बारे में। ये वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा बार आएगा, ठीक है, जगह जगह पर यहाँ पर इस वर्ड का यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है, TFSV। TFSV की बेसिकली फुल फॉर्म है, वो है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्शुअल वायलेंस। जो सेक्शुअल वायलेंस हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो रहा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर हो रहा है, उसकी यहाँ पर ये बात कर रही हैं। अच्छा, अब ये क्या बात कर रही हैं इसको समझते हैं। देखो, हुआ ये कि एक लड़की है अनुष्का नाम की, 19 साल की लड़की थी, कॉलेज स्टूडेंट थी। अब हुआ क्या कि उसने ये देखा कि उसकी जो न्यूड इमेजेस हैं वो ऑनलाइन प्रेजेंस हैं। 19 साल की अनुष्का, कॉलेज की लड़की,
उसकी न्यूड इमेजेस ऑनलाइन पाई गई और वो उसकी वजह से जब उसने ये सब देखा तो उस लड़की ने सुसाइड कर ली। होता यहाँ पर यह है कि उस लड़की का जो फॉर्मर बॉयफ्रेंड है, जो पहले का बॉयफ्रेंड था, उसने यहाँ पे क्या किया, किसी दूसरे मतलब कहीं से डाउनलोड वगैरह किया होगा ऑनलाइन से, है ना, एक न्यूड बॉडी जो है पूरी वेमेन की वो डाउनलोड की और उस बॉडी के ऊपर में जो वेमेन का फेस था उसको हटाकर वो अनुष्का का फेस लगा दिया। अब लड़की का नाम यहाँ पर शायद चेंज कर रखा है, मुझे नहीं पता क्योंकि चेंज कर दिया जाता है। तो इसके बॉयफ्रेंड ने इस प्रकार से यहाँ पर हरकत की, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलती हैं कि किसी और का इमेज, किसी और नेकेड बॉडी का इमेज डाउनलोड करके उसने क्या किया, अनुष्का का फेस उस पर लगा दिया और लगाने के बाद में वो जो इमेज है वो अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में सेंड कर दिया, ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और वो जो इमेज है वो उस लड़की के पेरेंट्स तक पहुंचा उसी दिन, जिसकी वजह से यहाँ पर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। राइटर बोलती हैं कि इस लड़की की जो स्टोरी है वो केवल एक स्टोरी है और ऐसी बहुत सारी और स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि इंडिया में और भी बहुत कुछ यहाँ पर इस प्रकार की स्टोरीज़ घटित हो रही हैं, ठीक है, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड सेक्सुअल वायलेंस नज़र आ रहा है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए सेक्सुअली कह सकते हो कि वायलेंस बढ़ता चले जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मेजरली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लगातार बढ़ रही है। ये हमारे इंडिया के कॉलेज स्टूडेंट्स को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है और आगे भी कर सकती है। तो जो यहाँ पर राइटर हैं इन्होंने बेसिकली TFSV के ऊपर पूरी तरह से रिसर्च किया। आगे से मैं इसको TFSV बोलूँगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड सेक्सुअल वायलेंस बोला जाता है। सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ावा देना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो राइटर बोलती हैं इनकी जो रिसर्च है TFSV के ऊपर में, उसने ये बताया है कि जो ऑनलाइन एब्यूज़ है ये खासकर यंग वेमेन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इन्होंने 400 अलग अलग स्टूडेंट्स को लेकर सर्वे किया 111 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में और ये पाया कि 60% जो महिलाएं हैं वो इस प्रकार का जो वायलेंस है वो फेस कर रही हैं, जबकि 8% मेन इसको फेस कर रहे हैं, यानी महिलाएं ज़्यादा वायलेंस फेस कर रही हैं TFSV को लेकर, ऐसा यहाँ पे बताया। यानी वही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सेक्शुअली ब्लैकमेलिंग, धमकी, इस प्रकार का काम करना, ठीक है। तो TFSV जो बेसिक चीज़ है ना, ये कई सारे फॉर्म में हो सकती है। कई सारे फॉर्म में होने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी का एक न्यूड इमेज क्रिएट किया जा सकता है ना, या फिर किसी को सेक्सुअलाइज ब्लैकमेल किया जा सकता है, उसका फर्जी इमेज क्रिएट करके उसको बली किया जा सकता है, रेप थ्रेट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, और डर्टी कमेंट्स और मैसेजेस यहाँ पर पास किए जा सकते हैं। और ये सारा काम हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो कहानियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा घटित हो रही हैं, ये इंसिडेंसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। उसके अलावा इसका लॉस क्या हो रहा है, अब एक लड़का ये गेम खेल तो दे रहा है लड़की के साथ में, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है। उसका करियर जो है, उसका करियर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वो सोसाइटी में नहीं निकल पा रही है वो लड़की। यानी जो सर्वाइवर हैं, जो सर्वाइव कर चुकी हैं, यानी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे स्ट्रेस को सर्वाइव कर चुकी हैं, उन्होंने कोई सुसाइड नहीं की है, उन्होंने डिप्रेशन, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स उनको आते रहते हैं, ऐसी उनके साथ घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो क्या है, वो सोसाइटी में नहीं निकल पा रही हैं, करियर उनका ख़त्म हो चुका है। तो मतलब कि एक घिनौनी से जो घिनौनी हरकत है ना वो यहाँ पर की जा रही है ऐसे कुछ लोगों के थ्रू। और लिटरली बताऊँ तो सोच के भी शर्म आती है कि ऐसा यहाँ पे इंसान यार कोई कैसे कर सकता है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने आसानी से एक इंसान की लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। और इसी वजह से जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको मैं बार बार जो मैसेजेस उस पर ऑफ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग है आप उसको सेंड करो, उसके बाद काम खत्म। आप आंसर राइटिंग सेंड करने के साथ में अपना जो रिव्यू है वो दे सकते हो, बस काम खत्म यार। ज़्यादा आपको ना इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर घुसने की आवश्यकता नहीं है, अपनी कोई ज़्यादा जो डेटा है वो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातें भी यहाँ पर ऑनलाइन पोस्टें कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर उनकी पोस्टें चल रही हैं, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, वहाँ पे घूम रहा हूँ, है ना, ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ पसंद है ना, इस प्रकार की यहाँ पे पोस्ट लगातार वो लगातार डालते जा रहे हैं फेसबुक के ऊपर में। तो ये चीज़ें घातक साबित हो सकती हैं किसी भी पर्सन के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, राइटर बोलती हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं, जो इस स्ट्रेस को झेल चुकी हैं, उनके लिए कैसी हेल्प हो सकती है। तो इंडिया का जो IT एक्ट है, IT एक्ट ऑफ 2000, ये यहाँ पर इस प्रकार के TFSV को, इस प्रकार की जो फॉर्म्स है जिसमें मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार के यूज़ किए जा रहे हैं TFSV का, इसको क्रिमिनलाइज़ करता है, ठीक है, इसको अपराध घोषित करता है और हमारी जो सर्वाइवर्स उनको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन पता है जो लॉ है, लॉ के हमारे पास बहुत सारे कानून हैं, अलग अलग कानून है जो कि यहाँ पर एक महिला को सेफ्टी दे सकता है, उसको बचा सकता है, उसकी मदद कर सकता है।
लेकिन आपको पता है कि एक बार यहाँ पे महिला के साथ में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो यहाँ पर ये बातें शेयर नहीं कर पा रही है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। और दूसरी चीज़, जो ये कानून है, कानून केवल नाम के हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है सही से, इनको लागू नहीं किया जा रहा है सही से। और जब आपके पास में कानून है वो लागू नहीं हो रहा है तो वो ना होने के बराबर ही है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण यहाँ पे राइटर ने दिया है कि आप मेटा को लेकर बात कर सकते हो। मेटा सेफ्टी मॉडरेशन एल्गोरिथम जो है, यानी कि जो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मेटा का ही तो है सब। तो इनको ज़्यादातर ना अमेरिकन इंग्लिश में ट्रेन किया गया है। तो अगर इंडियन लैंग्वेज का कोई एब्यूजिव कंटेंट होगा तो वो अमेरिकन जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो इस इंडियन लैंग्वेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इस एब्यूजिव वाले कंटेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर आ रही है। तो जो डिजिटल इंडिया एक्ट आ रहा है, इसमें सरकार के पास में एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स की कमर और ज़्यादा कस सकते हैं, इनके ऊपर रेगुलेशंस लगा सकते हैं और इस TFSV के ऊपर मेजर फोकस किया जा सकता है कि इसको तो रोकना ही है। ठीक है। फिर राइटर ने यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई। इनका कहना यह है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में हैरेसमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इन कॉलेजेस के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस लानी होंगी कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए और अगर किसी के साथ में घटना हुई है तो उसको यहाँ पे पूरा न्याय मिले, जस्टिस मिले। और इसके लिए यहाँ पर इन कॉलेजेस के अंदर में, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना आवश्यक होना चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर राइटर ने बोला। वो कमेटी क्या करेगी? वो इस प्रकार के सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है। और इसके लिए हमें इस कमेटी के अंदर में बहुत सारे लोग चाहिए जो कि अच्छे मेंबर्स हो, ट्रेंड मेंबर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, जो बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी ना, इसको यहाँ पे मतलब कोई भी अगर इसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर दी जाए, किसी के साथ में कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, अगर वो कंप्लेंट दर्ज करे तो इस कमेटी का मेन काम यही होगा कि जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है उसको मुजरिम साबित करना, वो मुजरिम को ढूंढ कर निकालना, और जिसके साथ में ये काम हुआ है ना, जिसके साथ में यहाँ पर ये घटना घटित हुई है, उसको न्याय दिलाना। तो यहाँ पे जो ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पास में अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ये कंप्लेंट कमेटी है भी तो वो सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है। और अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर ये कंप्लेंट कमेटी बनाई नहीं गई अभी तक, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में है भी तो लोगों के पास में जानकारी नहीं है, बच्चों के पास में कोई अवेयरनेस नहीं है इस कमेटी के बारे में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे सर्वाइवर हैं, किसी भी सर्वाइवर ने कोशिश नहीं करी है इस इंसिडेंट को कहीं पर रिपोर्ट करने की। जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियरली पता है कि कैसे यहाँ पे अपने मतलब स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कैसे TFSV के केसेस को यहाँ पर टैकल करना है। इस प्रकार की एजुकेशन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि समय इतना ज़्यादा बदल चुका है, लोगों की थिंकिंग ऐसी बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी ने इस प्रकार के क्राइम को इंक्रीज़ कर दिया कि अब लोगों को स्कूल कॉलेजेस के अंदर में एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ के बारे में भी सीख देनी होगी। ठीक है। प्लस कॉलेजेस के अंदर में मेंटल हेल्थ सर्विसेज हमारे ट्रेंड काउंसलर्स की साइड से देना ज़रूरी है, ग्रास रूट सॉल्यूशंस देने ज़रूरी हैं। ठीक है। वर्कशॉप, सेफ्टी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाने ज़रूरी हैं, अलग अलग सेमिनार्स कर सकते हो। यानी कि ये जो सारी हरकतें हो रही हैं, इन हरकतों के प्रति यहाँ पर एक एजुकेशन देने की आवश्यकता है, सभी लोगों को बताने की आवश्यकता है कि हाँ आप इसको कैसे बच सकते हो। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जब कमेटी बनाई जाएगी तो कमेटी के लिए अच्छी खासी फंडिंग की आवश्यकता है। भाई एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन्स चाहिए, तब जाके यहाँ पर वो कमेटी काम करेगी, है ना। लेकिन क्या है, आज के समय पर ये फंडिंग की भी ज़्यादा कमी है। इस फंडिंग की वजह से भी जो कमिटीज़ हैं वो आज के समय पर काम नहीं कर पा रही हैं। अब जो ये TFSV है ना, इस चीज़ों की वजह से सोशल इम्पैक्ट क्या है वो यहाँ पर राइटर ने समझाया। राइटर ये बोलते हैं कि इन्होंने यहाँ पर देखा कि 22% महिलाएं ऐसी हैं जिनका सर्वे किया गया था। मतलब जब सर्वे किया गया तो 22% महिलाएं हैं कि जो कि ऑनलाइन सेफ फील कर रही हैं, जबकि आदमियों में 73% मैन ऐसा जो कि ऑनलाइन जो है सेफ फील कर रहे हैं कि वो सेफ़ हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या यहाँ पे बहुत कम है जो ऑनलाइन अपने आप को सेफ फील कर रही हैं। इंटरनेट का एक्सेस इस प्रकार से यहाँ पर आगे की समय पर बढ़ चुका है। इंटरनेट के ऊपर में जो इतनी तेज़ी से जो वायलेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम बनता चले जा रहा है। महिलाओं को ऐसा मानना है कि हाँ उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम बनता चले जा रहा है। ठीक है। तो काफ़ी महिला ऐसे हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। और इस TFSV के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, इसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए हमें फोकस करना होगा सर्वाइवर्स के ऊपर में, यानी जो लड़कियां इस प्रकार की चीज़ों को झेल चुकी हैं, निकल कर आ चुकी हैं, ठीक है, अपने उस बुरे समय से। तो जो सर्वाइवर्स हैं उनसे यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी।
उनको बताना, उनसे जानकारी लेनी होगी, उसके बाद यहाँ पर वो जानकारी फैलानी होगी लोगों तक। फिर राइटर बोलती है हम कैसे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो हमारी दुनिया है वो लगातार डिजिटल हो चुकी है कोविड के समय से, और अभी डिजिटलाइजेशन तेज़ी से और भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब हमारी दुनिया के अंदर में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और इसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम है TFSV की, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस, ये भी ग्रो कर रहा है और दिन ब दिन यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं। तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं इसको टैकल करने के लिए सबसे पहली चीज़ एक अवेयरनेस, एक जागरूकता बच्चों में होनी ज़रूरी है, लोगों में होनी ज़रूरी है। फिर इसका सोल्यूशन, प्लस जो हमारे पास में कानून हैं वो केवल नाम के कानून ना हो, उनको लागू करना भी हम सीखें, क्योंकि नाम का कानून होना ना होने के बराबर है, तो उसको लागू करना ज़रूरी है। ठीक है, प्लस जो सोल्यूशंस हैं, नए नए जो उपाय हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी सिनेरियो इतना नहीं बिगड़ा है, अभी प्रॉब्लम फिर भी हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हम कुछ केसेस देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी कंट्रोल में, तो अभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने देर कर दी तो इसको सही से फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पर्टिकुलर हमारा एडिटोरियल। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से इस आर्टिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। बाकी हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों एक आपको पता होगा, एक आर्टिकल मैंने कल बोला था आज डिस्कस करूँगा, कोई बात नहीं, आज वीडियो वैसे ही लेट हो चुका है। अभी हमारा पूरा सप्ताह बचा हुआ है, अभी फ्राइडे है, सैटरडे है, तो इन दिनों में भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा इंडिया UAE वाला जो मैं कह रहा था। वैसे मैं वो डिस्कस कर चुका हूँ, आपको प्रॉपर मैं एक आंसर राइटिंग लिखवा चुका हूँ, नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो उसकी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अब बोल रहा हूँ तो डिस्कस ही नहीं करूँगा। हो सकता है कल हम यहाँ पर उसको कवर कर लें, क्योंकि फ्राइडे में एडिटोरियल अपने आप में थोड़े से कम भी आते हैं। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। जो नुब्रा वैली है उसके नदन साइड में यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था डिस्कशन, आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपने इस पूरे लेक्चर से सीखा होगा, एक लाइफ की सीख भी ली होगी, प्लस यहाँ पे कुछ अलग से आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी जानने को मिला होगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।